नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सेंटर कॉमर्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑडिटिंग अंकेक्षण के बारे में। अंकेक्षण के बारे में हमारी एक क्लास हो चुकी थी जिसमें हमने अंकेक्षण का इतिहास और अंकेक्षण का अर्थ समझा था और अंकेक्षण की विशेषताएं समझी थी। आज की कक्षा में हम सबसे पहले समझते हैं अंकेक्षण के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं, किन सिद्धांतों के ऊपर अंकेक्षण कार्य किया गया है। इन आधारभूत सिद्धांतों के बारे में अंकेक्षण मानक 200 में बताया गया है। अंकेक्षण के आधारभूत सिद्धांत, अंकेक्षण के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या हैं। देखिए, सिद्धांत क्या है। सिद्धांत का मतलब है कि जो प्रकृति में जो ज्ञान उपलब्ध है इनको अपने शब्दों में व्यक्त करना, इस तरह उसे सिद्धांत कहते हैं। तो उसे लेखा मानक बोर्ड ने इसे अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि ये चीज़ें एक अंकेक्षक के लिए सिद्धांत के रूप में काम करेंगी। जो अंकेक्षक का पहला सिद्धांत है वह है ईमानदारी एवं स्वतंत्रता। दोनों शब्दों का मतलब आप समझते हैं। मैंने आपको अंकेक्षण की एक परिभाषा लिखाई थी। मैंने उसमें आपको बताया कि अंकेक्षण एक निष्पक्ष रूप से है, मतलब वह ईमानदार है। निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी से, ना तो वह अंशधारियों का समर्थन करे ना वह प्रबंध का समर्थन करे। जो भी चीज़ है उसके बारे में सही सूचना और सही विश्लेषण करके रिपोर्ट करे। सही सूचना के आधार पर सही विश्लेषण करे और सही रिपोर्ट करे। उसके आगे स्वतंत्रता का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि जो अंकेक्षक है वह किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। जैसा कि पूर्व क्लास में बताया था कि अंकेक्षक ना तो अंशधारियों के दबाव में होना चाहिए, ना कंपनी के प्रबंध के दबाव में होना चाहिए, किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। उसका कोई व्यक्तिगत पहचान वाला नहीं हो। अब जैसे मान लीजिए अंशधारी का कोई भाई हो गया, मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स, इसका अंशधारी है ए का भाई बी, इस कंपनी की ऑडिट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इसके व्यक्तिगत दबाव में आ गया। इसी तरह से यही चीज़ प्रबंधकों पे भी लागू होती है। ना तो कोई व्यक्तिगत दबाव में होना चाहिए, ना सामाजिक दबाव में होना चाहिए, ना आर्थिक दबाव में होना चाहिए। मतलब अंकेक्षक को ईमानदारी व स्वतंत्रता से कार्य करना चाहिए। अंकेक्षक वह होता है जो अंकेक्षण का कार्य करता है। वह व्यक्ति कौन कहलाता है? अंकेक्षक कहलाता है। तो यहाँ पे ईमानदारी से काम करेगा, किसी का भी फेवर नहीं लेगा, जो भी बात होगी उसको सत्य एवं उचित रूप से प्रस्तुत करेगा। उसके बाद में स्वतंत्रता के अंदर हम क्या देखेंगे कि वह किसी के भी दबाव में नहीं रहेगा, चाहे अंशधारी हो, चाहे प्रबंध हो, चाहे प्रबंध के की मैनेजरियल फंक्शन है उनके किसी के भी दबाव में नहीं रहेगा। व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक किसी भी तरह के दबाव में नहीं रहेगा। दूसरा प्रबंध की जो है सिद्धांत है वह कुशलता, अंकेक्षण का सिद्धांत है। एक अंकेक्षक एक कुशल व्यक्ति होना चाहिए, मतलब स्किलफुल व्यक्ति होना चाहिए। वो उसके अंदर स्किल होनी चाहिए कि वह अगर कोई प्रबंध, जो अंकेक्षक है उसके अंदर कुशलता होनी चाहिए जिसके कारण अगर कंपनी में कोई फ्रॉड किया जा रहा है, अगर कंपनी में कोई ऐसी गतिविधि की जा रही है जो गलत है, जो लेखांकन के विरुद्ध है, जो कानून के विरुद्ध है, जो मान लीजिए कर बचाने के पर्पज से की गई है, जो किसी हितधारक का हित को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है,
किसी भी स्टेक होल्डर्स का अगर आप इस हित को दबाने के लिए अगर कोई गतिविधि की जा रही है, उसको क्या कर सके, वो पता कर सके। कौन? अंकेक्षक। तो अंकेक्षक के पास इतनी उचित स्किल्स होनी चाहिए विभिन्न प्रकार की, जिससे वह पता करे, वह डॉक्यूमेंट्स देख ले, चाहे कोई डॉक्यूमेंट देख के पता लगा ले, किसी से पूछताछ कर सकता है, पूछताछ करके पता लगा ले। लेकिन उसके पास इतनी स्किल जरूर होनी चाहिए कि वह अगर किसी तरह की कोई गलत प्रैक्टिस की जा रही है व्यवसाय के अंदर, उसको पकड़ सके। लेकिन एक बात और, अगर मान लीजिए किसी व्यापार में, जैसे ए कंपनी है और उसकी ऑडिट कर रहा है बी, तो मान लीजिए ए कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और स्टेटमेंट में कोई गलत चीजें प्रैक्टिस कर रही है, कोई अशुद्धियां है या कोई धोखा किया गया है या गलत चीजें दिखाई गई है, और बी उन्हें पकड़ नहीं पाता है, और वह सही ऑडिट रिपोर्ट दे देता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके लिए बी को जिम्मेदार ठहराया जाए, उसको अंकेक्षक को जिम्मेदार ठहराया जाए। उसके बाद में है प्रलेखन यानी डॉक्यूमेंटेशन का यह तात्पर्य है कि जो अंकेक्षण का कार्य है वह डॉक्यूमेंट्स के आधार पर करना चाहिए। प्रूफ के तौर पर विभिन्न तरह के डॉक्यूमेंट्स, प्रलेखन प्रूफ के तौर पे विभिन्न तरह के डॉक्यूमेंट्स का देखे, जैसे सेल्स करने के लिए विभिन्न तरह के प्रमाणक देखेगा, कोई बिल्डिंग है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, उसका परचेजिंग का बिल देखेगा। इस तरह से प्रूफ के आधार पर और डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ के आधार पर ही वह क्या करेगा, अंकेक्षण करेगा। अगला है गोपनीयता। गोपनीयता से तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए एक कंपनी है सी लिमिटेड, ए उस कंपनी का क्या है, अंकेक्षक है। अब यह जरूरी नहीं है, अगर ए उस कंपनी की अंकेक्षण करेगा तो वो ए उस कंपनी की सभी स्ट्रेटेजी जान जाएगा ना, उसके सभी कॉन्टैक्ट जान जाएगा, उसका सभी डाटा उसके पास होगा, उसके सप्लायर की लिस्ट होगी उसके पास, उसका प्रोडक्शन मेथड उसके पास होगा। तो एक अंकेक्षक को ऐसा होना चाहिए जो, अगर मान लीजिए यह एक तो सी कंपनी की अंकेक्षण कर रहा है, एक डी कंपनी का अंकेक्षण कर रहा है, तो सी की बात डी को ना बताए और डी की बात सी को ना बताए। समझ में आई? कोई भी आंतरिक बात सी की बात ना तो डी को बताए, डी की बात ना सी को बताए, मतलब गोपनीयता रखे। ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है, वह है नियोजन। पांचवा बिंदु जो सिद्धांत है, देखिए नियोजन किस तरह से काम करता है। नियोजन है एक प्री प्लानिंग। तो अंकेक्षक को चाहिए वह प्लानिंग करके काम करे, वह अंकेक्षण का प्लानिंग कर ले, उसके पहले से अंकेक्षण कार्यक्रम का निर्धारण कर ले। उसके जो जैसे बहुत बड़ी कंपनी है टाटा, अब एक आदमी, टाटा ही कोई कंपनी है, टाटा स्टील्स, अब एक आदमी तो इसका अंकेक्षण नहीं करेगा ना, तो जो भी अंकेक्षक है उसके सबऑर्डिनेट करेंगे काम। तो वो हर आदमी को उसकी ड्यूटी समझा दे कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या करना है। हर आदमी को उसकी ड्यूटी समझा दे, जैसे कि मिस्टर ए परचेजिंग देखेंगे, मिस्टर बी सेल्स देखेंगे। इस तरह से हर आदमी को उसकी ड्यूटी समझा दे और एक अंकेक्षण कार्यक्रम बना दे जिसके तहत वो कार्य करेंगे। ठीक है। उसके बाद में है अंकेक्षण साक्ष्य। अंकेक्षण साक्ष्य का मतलब यह है कि अंकेक्षण पूरा का पूरा सबूतों के आधार पर चलता है। अंकेक्षण साक्ष्य
अंकेक्षण साक्ष्य से तात्पर्य यह है कि अंकेक्षण पूरा का पूरा सबूतों के आधार पर चलता है। तो बिना सबूतों के किसी भी तरह का आपको ओपिनियन नहीं लेना चाहिए, बिना सबूतों के कोई भी ओपिनियन नहीं लेना चाहिए। कम से कम पर्याप्त सबूत होने चाहिए। अब पर्याप्त सबूत यह व्यक्ति टू पर्सन निर्भर करेंगे और इनके लिए अंकेक्षण के मानक बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट, जो उनके बाद में पढ़ेंगे हम। बिना सबूतों के किसी भी तरह की रिपोर्ट आपको नहीं देनी चाहिए। सबूत कैसे? जैसे मान लीजिए आप बाईबैक कर रही है कोई कंपनी अंशों का बाईबैक किया है। अब ऑडिटर क्या देखेगा, क्या मेमोरेंडम में अंशों के बाईबैक की व्यवस्था थी या नहीं। अगर मेमोरेंडम में अंशों की बाईबैक की व्यवस्था थी तो वह मेमोरेंडम इसके लिए क्या हो गया, सबूत। मान लीजिए कंपनी वाले उसको मेमोरेंडम ही नहीं दे रहे, तो बिना सबूत के तो कैसे बता सकता है कि बाईबैक की व्यवस्था सही थी या गलत थी। तो जो बिना सबूत के कोई भी निर्णय नहीं लेगा। ठीक है। उसके बाद में है लेखांकन प्रणालियां। और इसमें है लेखांकन प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण। इसमें यह है कि लेखांकन प्रणाली का आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए और लेखांकन के जो नियम है उनको पालन किया हुआ हो। लेखांकन प्रणाली में क्या, लेखांकन के नियम ही है। 3 तरह के खाते होते हैं, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते। उनके नियम हैं, अकाउंटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, उनका पालन किया गया हो। और एक तो वह चेक करेगा एक कंपनी का आंतरिक नियंत्रण कैसा है, मतलब आंतरिक कंपनी क्या, जो अंदर में कंपनी के अंदर जो प्रबंध है वह अपने कर्मचारियों को किस तरह से नियंत्रित करता है, उनके नियंत्रण के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है। 8वां बिंदु है परिणाम एवं प्रतिवेदन। अगर अंकेक्षक लेखा बहियों और विवरण पत्रों का एनालिसिस करेगा तो कुछ ना कुछ परिणाम पर पहुंचेगा। परिणाम क्या होगा, किसी चीज़ के बारे में लिखेगा कि यह चीज़ सही पाई गई, यह चीज़ गलत पाई गई, इसमें यह गलत प्रैक्टिस पाई गई, इस तरह से चीज़ें लिखेगा। जैसे स्टॉक का मूल्यांकन कम किया गया था, कितने रुपए से कम किया गया था, कितने रुपए का स्टॉक, फिजिकल वेरिफिकेशन में स्टॉक 50,000 रुपये से कम निकला। उसी तरह से सेल्स कंपनी ने कम करके दिखा रखी थी, या फिर परचेज कंपनी ने डमी परचेज करके दिखा रही थी, या कंपनी ने परचेज का रिकॉर्ड नहीं किया। यही तो रिजल्ट निकल के आएगा। इस रिजल्ट को जो लिख के देगा एक पेपर पे उसको बोलते हैं प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन यानी ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है। तो अंकेक्षण को जरूरी है कि वह रिपोर्ट बना के उस पर हस्ताक्षर करके कंपनी के अंशधारियों एवं प्रबंध को हैंडओवर करे। ठीक है। यह तो थे प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं प्रबंध और पुस्तपालन और अंकेक्षण में अंतर। प्रबंध, पुस्तपालन और अंकेक्षण, ये 3 चीजें हैं। एक इसमें एक और सूचना और है, अनुसंधान। देखिए सबसे पहले बात यहां पर मैंने 4 शब्द बता रहा हूं आपको। देखिए कई बार अंकेक्षण की जगह प्रबंध शब्द काम में आ रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। कई बार शब्द निकल जाते हैं। यहां पे हम किस किस में अंदर पढ़ेंगे, अंकेक्षण, पुस्तपालन और अनुसंधान और लेखांकन। 4 शब्द हैं हमारे पास। पुस्तपालन, लेखांकन, अंकेक्षण। पहले इन तीनों को समझते हैं
फिर हम अनुसंधान समझते हैं और उसके बाद में हम इनके बीच में अंतर को समझेंगे। तो जो पहले चीज़ है कि पुस्तपालन, पुस्तपालन के अंदर क्या किया जाता है? पुस्तपालन लेखांकन का प्रारंभिक कार्य है। एक तो ये पहली स्टेप्स है लेखांकन की। इसमें क्या किया जाता है? एक तो जर्नल एंट्रीज की जाती है और बुक्स को बनाया जाता है, यानी खतौनी। इसके अलावा इसमें जो खाते हैं उनका बैलेंस निकाला जाता है। ठीक है। कोई व्यापार, पुस्तपालन का मतलब है लेखांकन की पहली सीढ़ी है जिसके अंदर जर्नल एंट्री कौन सी पुस्तक में करते हैं हम? रोजनामचा। कोई भी लेन देन होगा तो सबसे पहले उसे पुस्तपालन के थ्रू बुक्स में लिखा जाता है, रोजनामचा या जर्नल में लिखा जाता है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं जर्नल। दूसरे इसको बुक्स बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक भी बोलते हैं इन्हें। उसके बाद में बैलेंस निकाला जाता है। तो पुस्तपालन क्या हो गया? लेखांकन का पहली स्टेप हो गई। कोई भी लेन देन होगा सबसे पहले उसकी जनरल एंट्री करी जाएगी, उसके बाद में उसकी बुक्स में उसकी एंट्री की जाएगी और उसके बाद में उसका बैलेंस निकाला जाएगा। बैलेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे? पुस्तपालन का कार्य समाप्त हो जाता है। यहाँ पे जैसे ही पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है, लेखांकन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। लेखांकन के कार्य में क्या करेंगे हम? P&L अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, अगर कोई फुट नोट है तो वो बनाएंगे। ठीक है। यहां मतलब अगर आपको बात करूं, पुस्तपालन का कार्य समाप्त होते ही किसका कार्य प्रारंभ हो जाता है? लेखांकन का। अब लेखांकन में और भी विश्लेषण एनालिसिस किया जाता है कोई, तो वो कर देते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। ये सब क्या है? लेखांकन के कार्य। जैसे ही आपका लेखांकन का कार्य समाप्त होता है, तो किसका कार्य प्रारंभ हो जाता है? अंकेक्षण का। अब अंकेक्षण किस किस की जांच करता है? अंकेक्षण लेखांकन की भी जांच करता है, अंकेक्षण पुस्तपालन की भी जांच करता है। ठीक है। अब अंकेक्षण में हम क्या करेंगे? लेखा पुस्तकों एवं विवरणों की स्वतंत्र रूप से जांच क्या कहलाती है? अंकेक्षण। बात करो पुस्तपालन, पुस्तपालन के अंदर क्या किया जाता है? जो वित्तीय लेन देन है उनको पहचान करना, रिकॉर्ड करना और वर्गीकरण करना। लेखांकन में क्या क्या किया जाता है? उनका विश्लेषण करना और रिपोर्ट करना। तो जो और अंकेक्षण में क्या किया जाता है? जो लेखांकन और पुस्तपालन का कार्य है उसकी चेकिंग करी जाती है, कि उसको चेक किया जाता है, एक तरह से एग्जामिन किया जाता है कि ये जो कार्य किया जा रहा है वह कार्य गलत है या सही है, क्या इसमें कोई अशुद्धि तो नहीं हो गई, या कंपनी ने कोई अशुद्धि जानबूझ के तो नहीं करी होगी। किसी भी तरह की घटना जो लेखांकन का विरुद्ध है, उन सब चीज़ों को इसमें हम पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं अंतर। सबसे पहले देखिए, पुस्तपालन का अंकेक्षण पढ़ रहे हैं ना, तो पुस्तपालन का अंकेक्षण के साथ तुलना करेंगे, फिर पुस्तपालन की लेखांकन के साथ तुलना करेंगे। ठीक है। अब देखिए, पुस्तपालन तो यह इन तीन चीज़ों में ही सिमट गया, जबकि अंकेक्षण एक बहुत बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है। यह लेखांकन और पुस्तपालन दोनों की जांच करता है। इस तरह से हम इनमें अंतर करेंगे। सबसे पहले हम इधर तो लिख देते हैं पुस्तपालन, इधर लिख देते हैं
अंकेक्षण। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम कोई भी अंतर लेते हैं तो अंतर का आधार तो जरूरी होता है ना, बिना आधार के अंतर असंभव नहीं है। अब ऐसे थोड़ी कह सकते हैं, जैसे ए व्यक्ति और बी व्यक्ति दो हैं, इसका तो वेट और इसकी हाइट में तुलना करना संभव नहीं है। अंतर क्या, तुलना ही तो करता है दो तथ्यों के बीच में। तो आधार तय होना चाहिए, या तो वेट की करें या हाइट की करें। ठीक है, सबसे पहले तो हम इनके अर्थ या प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति की बात करें तो पुस्त पालन में क्या किया जाता है, इसमें व्यवहारों को दर्ज किया जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। व्यवहारों को दर्ज और वर्गीकरण। और अंकेक्षण में क्या किया जाता है, अंकेक्षण एक विश्लेषणात्मक प्रकृति है, मतलब एनालिसिस करती है ये अंकेक्षण किस चीज का, कि आपके जो लेखा पुस्तकें हैं, आपका पुस्त पालन है और पुस्त पालन का कार्य और लेखांकन का कार्य सही हुआ या नहीं हुआ, मतलब सत्यापन करेगी किसका, जो पुस्त पालन का कार्य है इसका क्या करेगी, सत्यापन करेगी। किसके आधार पर, विभिन्न सत्यापकों के आधार पर, विभिन्न सत्यापकों के आधार पर इसकी चेक करेगी, इसकी जांच करेगी क्या पुस्त पालन का कार्य सही किया गया था अथवा नहीं। दूसरा है उद्देश्य। अब पुस्त पालन का उद्देश्य क्या है, पुस्त पालन का उद्देश्य है कि व्यवसायिक तथ्यों को पुस्तकों में दर्ज करना। सिर्फ उसका तो इतना ही ऑब्जेक्टिव है ना, व्यवसायिक जो तथ्य हैं उनको पुस्तकों में दिखाना, कि बस हम तो पुस्तकों में लिख दे, आगे का काम लेखांकन का, यही होता है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है अंकेक्षण का, यह खातों की सत्यता एवं उचितता का पता लगाता है। सत्यता एवं उचितता, ट्रू एंड फेयर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं क्षेत्र की। सबको पता है पुस्त पालन का क्षेत्र संक्षिप्त है, क्यों, इसमें सिर्फ व्यवहारों को दर्ज करना ही मुख्य काम है, इसके अलावा इसका और कोई खास काम नहीं है। लेकिन अंकेक्षण क्या है, अंकेक्षण है ना अनुबंध के तहत किया जाता है। अंकेक्षक के साथ एक अनुबंध करते हैं और उस अनुबंध के तहत अंकेक्षण किया जाता है। क्या था, क्षेत्र, ऐसे भी कह सकते हैं इनका संक्षिप्त, इसका विस्तारित है। लेकिन इसके क्षेत्र में क्या आते हैं, यही चीजें आती है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। और अंकेक्षण के अंदर क्या आता है, अंकेक्षण कंपनी और अंकेक्षक के बीच में एक अनुबंध होता है और उस अनुबंध के आधार पर तय किया जाता है। ठीक है, उसके और अनुबंध के अलावा एक चीज और निर्धारित करेगी, ऐसा नहीं इसका क्षेत्र कानून भी निर्धारित करता है। कानून में जो चीजें दी गई है कि उनकी चेकिंग करनी है, उनकी तो करनी ही करनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए अंशधारी किन्हीं और चीजों की जांच करवाना चाहते हैं तो वो अनुबंध की सहायता से करवा सकते हैं। तो समझ में आया इनका क्षेत्र। अब बात करते हैं योग्यता की। अब पुस्त पालन का कार्य कौन करेगा, पुस्त पालक। अब पुस्त पालक की क्या योग्यता होनी चाहिए, कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति जैसे लेखांकन की सामान्य जानकारी है वह कर सकता है, कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए, कोई भी विशेष योग्यता नहीं चाहिए। लेकिन अंकेक्षण के लिए अपने को क्या चाहिए, कंपनी अधिनियम के दौरान अनुसार अंकेक्षक की योग्यताएं निर्धारित की गई है ना, कंपनी अधिनियम में योग्यता वर्णित करी गई है कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ICAI का मेंबर होना चाहिए, और भी बहुत सारी योग्यताएं हैं, योग्यताएं और अयोग्यताएं। ठीक है, यह थी योग्यताएं। अब क्या बात करते हैं इनकी स्थिति कैसी होती है।
जो पुस्तपालक होता है वो संस्था के अंदर का ही व्यक्ति होता है। हो सकता है वो संस्था का कर्म, मतलब हो सकता नहीं हो, संस्था का कर्मचारी ही होता है। और अंकेक्षक एक बाह्य व्यक्ति होता है जो स्वतंत्र होता है, जिसका संस्था के कर्मचारी होने से कोई संबंध नहीं है। एक स्वतंत्र व्यक्ति है जो संस्था का कर्मचारी नहीं होता है। अब एक चीज और, जैसे मान लीजिए एक आरंभ की बात और रह गई हमारी, है ना, कि पुस्त पालन का कार्य कब प्रारंभ होता है। पुस्त पालन का कार्य लेन देन शुरू होते ही प्रारंभ हो जाता है। और कब खत्म होता है, जब हम खातों का बैलेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। और अंकेक्षण का कार्य कब प्रारंभ होता है, जब लेखांकन का कार्य समाप्त होता है। और अंकेक्षण का कार्य कब खत्म होता है, जब रिपोर्ट बनकर तैयार होकर रिपोर्ट को हम प्रस्तुत कर देते हैं अंशधारियों और प्रबंध के सामने, तब जाके अंकेक्षण का कार्य समाप्त हो जाता है। अंतर का एक आधार और है रिपोर्ट। देखिए, पुस्तपालक को किसी भी तरह की रिपोर्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अंकेक्षक को रिपोर्ट देने की आवश्यकता होती है। अंकेक्षण प्रबंध और अंशधारियों को रिपोर्ट देने के लिए लायबल होगा, ठीक है। यह था पुस्तपालन और अंकेक्षण के मध्य अंतर। अब हम पढ़ते हैं लेखांकन और अंकेक्षण के मध्य अंतर। क्या है लेखांकन और पुस्तपालन के बीच में अंतर। लेखांकन का क्या मतलब है, दिन प्रतिदिन के व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करना और अंतिम खाते तैयार करना, ठीक है। दर्ज करना तो एक तरह से पुस्तपालन का हिस्सा ही हो गया, लेकिन पुस्तपालन भी लेखांकन का ही हिस्सा है। तथा अंतिम खाते, ये क्या है, अर्थ आधार भी लिख देते हैं। व्यवहारों को दर्ज करना और अंतिम खाते तैयार करना। और अंकेक्षण का क्या अर्थ है, लेखा पुस्तकों की जांच करना, यही तो जांच है ना, लेखा पुस्तकों और विवरणों की जांच। स्वतंत्र रूप से, यह तो हो गया अर्थ। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है। अंकेक्षण का उद्देश्य क्या होता है, अंकेक्षण का उद्देश्य यह होता है कि व्यवसाय का परिणाम क्या निकला। परिणाम, एक बात बताइए, हम व्यापार करते हैं, इसका परिणाम क्या होता है, या तो लाभ या अथवा हानि, यही चीजें है ना। तो मतलब लाभ और हानि की ज्ञात करना, यही अंकेक्षण का एक उद्देश्य है। और कंपनी की लेखांकन का और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाना। एक तो परिणाम ज्ञात करना और एक वित्तीय स्थिति। परिणाम किससे ज्ञात किया जाता है, लाभ हानि खाते से। वित्तीय स्थिति का पता किससे लगाते हैं हम, बैलेंस शीट में। जबकि अंकेक्षक का क्या उद्देश्य होता है, अंकेक्षण का उद्देश्य होता है कि जो लेखांकन किया गया, इसकी शुद्धता एवं उचितता, इसको सत्यता एवं उचितता भी बोल सकते हो, इसकी शुद्धता एवं सत्यता का पता लगाना। अब बात करना है क्षेत्र। क्षेत्र में मतलब यह है क्या क्या काम करते हैं। तो अंकेक्षण में क्या क्या किया जाता है, अंकेक्षण को पहली बात तो आंकड़ों का पहचान करना, वित्तीय लेन देनों की। उसके बाद में
वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड या दर्ज करना, उसके बाद में विश्लेषण करना, उसके बाद में विश्लेषण से पहले है वर्गीकरण करना, उसके बाद में विश्लेषण करना और उसके बाद में रिपोर्ट देना। तो इसके क्षेत्र में 5 चीज़ें आई। लेन देनों की पहचान करना, रिकॉर्ड करना, उसके बाद में वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना और रिपोर्ट देना। ये चीजें आई ना, ये चीजें आई लेखांकन के क्षेत्र में। और अंकेक्षण का क्षेत्र क्या है? अंकेक्षण का क्षेत्र यह है कि जो लेखांकन की चीजें हैं उनकी वो जांच करेगा, जो खाते हैं उनकी लेखांकन क्या है, जांच करेगा। किससे? कानून के नियमों के तहत, और उसके द्वारा जो बनाए गए जो विभिन्न ऐसे हैं स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट, उनके आधार पर वो क्या करेगा, लेखा पुस्तकों की जांच करेगा। एक लीगल जांच कानून के आधार पर भी हो सकता है, और भी आपको बताएं अनुबंध के आधार पर भी हो सकता है। ठीक है, क्षेत्र हो गया। उसके बाद में अगला आरंभ। आरंभ बताओ, पुस्तक पालन का कार्य कब आरंभ होता है? लेखांकन का कार्य कब आरंभ होता है? जब पुस्तक पालन का कार्य समाप्त हो जाता है, तब क्या होता है, लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। और लेखांकन का कार्य समाप्त कब होता है? जब आपके अंतिम खाते बन जाते हैं और आप अंकेक्षण करवाना चाहते हैं, यानी जब अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ हो जाता है उसी समय लेखांकन का कार्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अंकेक्षण का कार्य कब प्रारंभ होता है? जब लेखांकन का कार्य समाप्त हो जाए। ठीक है, यह था आरंभ। अगला अंतर योग्यता। लेखापाल की योग्यता बताओ, लेखांकन का कार्य कौन करेगा? लेखांकन का कार्य कौन करेगा? जिसके पास लेखांकन विषय में दक्षता होगी या लेखांकन के कार्य में दक्षता होगी, स्किल होगी, वही तो काम करेगा। तो इसके लिए ये तो है नहीं कि आपको कोई एग्ज़ाम देके या कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट देगी कि आपके पास ये सर्टिफिकेट है, अब जाके आप अंकेक्षण का लेखांकन का कार्य कर सकते हो। तो लेखांकन का कार्य करने के लिए कोई भी कानूनी और योग्यता की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए। जबकि अंकेक्षण की योग्यताएं किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? अंकेक्षण की योग्यता, अंकेक्षक की योग्यता कानून द्वारा, कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक है, यह थी योग्यता। उसके बाद में अगला बिंदु है कपट एवं त्रुटि। बात करें तो अंकेक्षण का एक मुख्य उद्देश्य यह भी होता है कि कपट एवं त्रुटि का पता लगाए। ये द्वितीय उद्देश्य होता है। प्रारंभिक उद्देश्य होता है सत्यता एवं उचितता का पता लगाना, और द्वितीय उद्देश्य वो होती हैं कि कपट का पता लगाना, किसी भी तरह की अशुद्धि का पता लगाना। तो यहाँ पर हम कपट एवं अशुद्धि इसी की बात करते हैं। देखिए, कपट एवं अशुद्धि, इससे संभव है कि कपट या अशुद्धि हो जाए। लेखापाल से संभव, अकाउंटेंट से ऐसा संभव है कि इससे कपट या अशुद्धि हो सकती है। लेकिन जो अंकेक्षक है, अंकेक्षक क्या करेगा, वो उसको तो हायर ही इसलिए किया जाता है ताकि वह कपट और अशुद्धियों का पता लगा सके। सही है। तो इसमें अंकेक्षण के कार्य में कपट और अशुद्धियां प्रकट होती हैं, और इसमें संभव है कि कपट या अशुद्धियां हो सकती हैं। और जरूरी नहीं कि उनका पता लग ही जाए,
कई बार उनका पता लग भी जाता है, कई बार उनका पता नहीं लगता। जब पता लग जाता है तो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के तहत, अशुद्धियों के सुधार लेखांकन के तहत उनका सुधार कर देते हैं। अब अशुद्धियों का तो पता लग जाए, लेकिन जो आदमी, मान लीजिए किसी कंपनी की का लेखापाल हूँ मैं, अगर मैं खुद ही कपट करूँगा तो मैं मेरी कपट को क्यों डिस्क्लोज करूँगा खुद ही। तो अंकेक्षण का क्या है, अंकेक्षण कपट एवं अशुद्धि को प्रकट करता है। कि कितनी तो कपट है और कितनी अशुद्धि है। अब रिपोर्ट देना, लेखांकन है, ये किसी को रिपोर्ट नहीं देता, ये सिर्फ रिपोर्ट बना, फाइनल अकाउंट बना देते हैं जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है। लेकिन अंकेक्षण क्या है, अंकेक्षण का कार्य करने के बाद उस पर हस्ताक्षर करके रिपोर्ट देता है, किसको, अंशधारी और प्रबंधकों को। इसके बाद में एक चीज और रह गई, स्थिति। जो लेखांकन है, लेखापाल वह संस्था का कर्मचारी होता है, संस्था का कर्मचारी होता है। लेकिन अंकेक्षण क्या होता है, यह एक बाहरी स्वतंत्र व्यक्ति होता है। यह क्या होता है कि बाहरी स्वतंत्र व्यक्ति होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को लेखांकन और अंकेक्षण के बीच में अंतर समझ में आए होंगे। अब अगला पॉइंट है हमारा, अनुसंधान एवं अंकेक्षण में अंतर। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और रह जाता है, लेखांकन और अंकेक्षण का पृथक्करण। वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम अंतर पढ़ रहे हैं, इसलिए अनुसंधान और अंकेक्षण में अंतर पढ़ लेते हैं। पृथक्करण का मतलब है कि पहले अंकेक्षण और लेखांकन का कार्य एक ही विभाग के पास था भारत में। तो एक बात बताओ, वही डिपार्टमेंट तो आपकी बुक्स बनाएगा, वही डिपार्टमेंट्स आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट भी, सरकारी विभागों की बात कर रहा हूँ, वही विभाग तो आपकी बुक्स बनाएगा और वही चेक करेगा। तो कोई अपनी गलतियाँ कैसे बताएगा। तो इसके लिए समय समय पर विभिन्न नियमों प्रावधानों के तहत लेखांकन और अंकेक्षण को अलग किया गया है, उस पृथक्करण किया गया है। इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अनुसंधान और अंकेक्षण में अंतर। अब अनुसंधान क्या है, सबसे पहले तो यह समझते हैं। देखिए, अनुसंधान है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए लेखा इस पुस्तकों की किसी भी स्तर तक की गई जांच, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए लेखा पुस्तकों की किसी भी तल तक जाके की गई जांच क्या कहलाती है, अनुसंधान। इसमें क्या करते हैं, कोई हमें डाउट हो गया कि ए आदमी ने फ्रॉड किया है, तो इसकी इसके द्वारा जो भी बुक्स ऑफ ये ए अकाउंटेंट है, तो इसके द्वारा जो अकाउंटेंट है या इसके द्वारा जितने डाटा लिखे गए हैं उनकी जांच। या फिर हमें पता करना है, पिछले साल हमने पता चला कि कुछ नकली परचेज दिखा दी, हमने नकली क्रय दिखा दिया, किसने, अकाउंटेंट ने। तो उनकी उस चीज़ की इन डिटेल जांच, क्या उद्देश्य क्या है, यह पता करना कि नकली परचेज कितनी है। ठीक है, अब इसके लिए अपने को इसमें और अंकेक्षण में क्या अंतर है, यह अब हम पढ़ेंगे। क्या क्या, अनुसंधान और अंकेक्षण। अंकेक्षण
तो इनमें अंतर पढ़ते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उद्देश्य की। अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है कि कोई विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये जानकारी प्राप्त करना, किससे, उससे संबंधित जितने भी तत्व हैं। विशेष उद्देश्य, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उससे संबंधित क्षेत्र की जांच या जानकारी प्राप्त करना। जबकि अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है? सत्यता एवं उचितता, लेखा पुस्तकों की सत्यता एवं उचितता का पता लगाना, यही तो उद्देश्य है अंकेक्षण का। अगला क्षेत्र है अगला बिंदु है क्षेत्र। अब बताइए अनुसंधान के क्षेत्र में क्या क्या आएगा। अनुसंधान में किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा सकती है, बैलेंस शीट की भी जा सकती है, P&L की भी जांच की जा सकती है, आपने जिनसे सामान खरीदा है उनकी भी जांच की जा सकती है, जिनको बेचा है उनके डिटेल की भी जांच की जा सकती है। अनुसंधान का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसमें जांच के लिए किसी भी स्तर तक दिया जा सकता है। जांच के लिए उद्देश्यों का स्तर जरूरी है। अब जैसे हमें जांच करनी है कि पिछले साल में हमने टोटल कितने रुपए का सामान वेस्ट हुआ, यानी नॉर्मल लॉस में हम प्रोविजन बनाते हैं, लेकिन अब ये जांच करनी तो हम उस चीज़ की इन डिटेल जांच करनी पड़ेगी। टोटल तो कितनी परचेज हुई और बाद में कितने रुपए का सामान हमने बेचा, उसमें प्रॉफिट का कितना हिस्सा था, तो इन सभी चीज़ों की इन डिटेल जांच। और उसका क्षेत्र किसके द्वारा होता है? अनुबंध या कानून द्वारा। पहले ही बता चुका हूँ, अनुबंध और कानून। पहले तो कानून द्वारा निर्धारित होता है कि इसको इतनी जांचें तो अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी, अगर इन चीज़ों की जांच तो अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए अंशधारी अतिरिक्त जांच करवाना चाहते हैं तो वह आपसी अनुबंध द्वारा जांच करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अवधि की। अब जांच की अवधि कितनी भी जा सकती है, जांच की अवधि कितनी भी हो सकती है। जांच 1 साल 2 साल, जैसे मर्डर केस होते हैं उनकी जांच कितने साल चली जाती है, जो क्रिमिनल केस होते हैं उनकी कितने साल तक जांच चली जाती है। इसी तरह से जांच कितनी भी लंबी जा सकती है। लेकिन अंकेक्षण देखिए सामान्यतः 1 वर्ष का ही होता है, लेकिन अलग अलग चालू अंकेक्षण वर्ष भर चलता रहता है। इस तरह से यह जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ष का हो, लेकिन सामान्यतः 1 वर्ष का ही होता है। लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद ही किया जाता है। अब बात करते हैं कि अनुसंधान कब किया जाएगा और अंकेक्षण कब किया जाएगा। अनुसंधान जब किया जाएगा जब हमें किसी समय, यानी करने का समय, कब करें, कब करें। देखिए अनुसंधान उस समय पे किया जाएगा जब आपको किसी पक्षकार या कंपनी के किसी कर्मचारी पर कोई संदेह हो, तभी तो किया जाता है। और किसी या तो कोई पक्षकार कंपनी का या कोई कर्मचारी उस पर संदेह हो। जैसे एक पार्टनरशिप में A, B और C, तीनों को लगता है C ने गबन किया है, तो उनका अनुसंधान करते हैं कि क्या C ने वास्तविक में गबन किया। उसके बाद में करते हैं अंकेक्षण। अंकेक्षण की बात करें तो अंकेक्षण कब करते हैं? ये साल के अंत में करते हैं और अंशधारी करवाते हैं, मालिकों, अंशधारी मालिकों। अब बात करते हैं अनिवार्यता की। देखिए अनिवार्यता की बात करें, अगर कोई कानूनी अनुसंधान है तो वो तो कानून करवाएगा, सरकार करवाएगी। इसके अलावा अगर व्यापार में कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी या कोई मालिक अपने व्यक्तिगत स्तर पर अनुसंधान कराना चाहिए तो वह अनुसंधान होता है ऐच्छिक। लेकिन
अंकेक्षण की बात करें, अंकेक्षण किसी भी कंपनी के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है। उसके बाद में क्या है कहते हैं, नियुक्तिकर्ता। अपॉइंटमेंट कौन करता है इनका, किसका, अनुसंधानकर्ता में जो भी कोई व्यक्ति अनुसंधान करेगा, इसका नियुक्ति किसी भी व्यक्ति द्वारा की जाती है जो कंपनी का, उस कंपनी का हितधारक है और जो अनुसंधान करवाना चाहिए। इसके लिए कोई भी कानूनी नियम की पालना की आवश्यकता नहीं है। कोई तृतीय पक्षकार भी कर सकता है, लेकिन अंकेक्षण की नियुक्ति कौन करता है, सामान्यतः साधारण सभा में अंशधारी करते हैं। इसका यह मतलब नहीं है सभी जगह हो गया, सरकारी कंपनियों की जगह में कौन करता है, वो सब चीज़ें टेक्निकल बातें इन डिटेल में, लेकिन सामान्यतः बात कर रहे हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, हम योग्यता की बात करते हैं। योग्यता, अनुसंधान के लिए क्या योग्यता चाहिए, अनुसंधान के लिए कोई भी व्यक्ति जो जिस क्षेत्र का अनुसंधान करवाना चाह रहे हैं उसके संबंध में विशेष जानकारी रखता हो, जिसकी जांच करवा रही हो उससे संबंधित प्रोफेशनल जानकारी या ज्ञान। जैसे मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, अब उसको अकाउंटेंसी की भी जानकारी है और कानून की भी जानकारी है। कंपनी सेक्रेटरी हो गया, उसको कोई एडवोकेट हो गया, एडवोकेट को किस संबंध में काम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी के कानूनी में कोई मिस्टेक हुई है उसके अनुसंधान कराने के लिए। अब अंकेक्षक की इसकी योग्यता कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित है। ठीक है। अब बात करते हैं रिपोर्ट। अब देखिए रिपोर्ट दोनों देते हैं, रिपोर्ट दोनों देते हैं, लेकिन इसमें कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं है, निश्चित कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, कोई फिक्स ढांचा नहीं है कि आपको इसी फॉर्मेट के तहत, कोई निर्धारित प्रारूप नहीं दिया गया कि इसी प्रारूप के तहत आपको अनुसंधान की रिपोर्ट देनी। लेकिन इसके अंदर अंकेक्षण की रिपोर्ट एक निश्चित प्रारूप के तहत बनाई जाती है। यह था हमारा अंकेक्षण और अनुसंधान में अंतर। उम्मीद है आप सभी लोगों ने एंजॉय किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगली कक्षा में हम अंकेक्षण के क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, अंकेक्षण के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।